ये कहानी शुरू होती है बोलीविया कंट्री के एक दूर दराज पथरीले इलाके से। इस जगह को आल्टीप्लानो कहा जाता है, जो साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज चिली, पेरू और बोलीविया तक फैली हुई है। इस इलाके में दूर दूर तक सूखी जमीन और बंजर पहाड़ नजर आते हैं। यहाँ पर हमें एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम वर्जीनियो और सीसा है। वर्जीनियो और सीसा का घर गांव से थोड़ी दूरी पर है। इन दोनों की उम्र अब ढल चुकी है। ये काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। इनके बेटे और बहू काफी वक्त पहले इन्हें छोड़कर शहर में रहने चले गए और अब ये दोनों यहाँ पर अकेले ही रहते हैं। यहाँ पर इनके लिए हर दिन एक चैलेंज से कम नहीं होता। कभी कभार इनसे मिलने इनका पोता भी आता है जिसका नाम क्लेवर है। सुबह होते ही वर्जीनियो अपने लामा के झुंड को लेकर चराने चला जाता है। उसकी वाइफ सीसा कहती है कि शाम को जल्दी लौट आना, क्योंकि अक्सर वर्जीनियो को आने में काफी देर हो जाती है। सीसा पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाती है क्योंकि घर के पास वाला कुआं अब सूख चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वर्जीनियो को कोई खतरनाक बीमारी है, पर यह बात अभी तक उसने अपनी वाइफ को नहीं बताई है, क्योंकि उसे डर है कि वो कहीं उसकी बीमारी को लेकर परेशान ना हो जाए। दरअसल वो दिन भर बस इसी फिक्र में डूबा रहता है कि उसके जाने के बाद उसकी वाइफ सीसा का क्या होगा। उसके बाद वो यहाँ अकेली ही रह जाएगी। रात को सीसा उसे कहती है कि उसे दूर पानी लेने जाना पड़ता है, जो कि हर रोज उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इस बात पर वर्जीनियो का कोई रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि वो अपनी दूसरी ही सोचों में डूबा होता है। अब इसके बाद हर रोज यही सिलसिला चलता रहता है। वर्जीनियो का सुबह लामा को लेकर निकल जाना और सीसा घर पर रहकर घर का ख्याल रखती है। उन्हें उम्मीद होती है कि इस बार बारिश जल्दी होगी, क्योंकि जमीन सूखती जा रही है और फसल उगने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। धूप इतनी तेज है कि मानो इंसान को जलाकर राख कर दे। वर्जीनियो हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा थोड़ा मौत के करीब होता जा रहा है, पर वो जरूरी नहीं समझता कि ये बात सीसा को बताई जाए। आज वो खाना भी नहीं खाता। सीसा उसे इसकी वजह पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो किसी बहाने से उसकी बात काट देता है। अगले दिन सुबह वो देखता है कि सीसा खेतों में बीज लगा रही है। उसे उम्मीद होती है कि बारिश जल्द होगी। वर्जीनियो उसकी गोद में सर रखकर वहीं लेट जाता है, जो कि अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसके लिए मुश्किलें चट्टान से भी मजबूत खड़ी हैं, जो हिलने का नाम नहीं ले रही। सीसा दोनों हाथ में बाल्टी लिए उस तेज धूप में गांव की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसके घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। वो किसी तरह गांव पहुंचती है। थोड़ी देर नल चलता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती। यहाँ आसपास कोई भी नहीं दिख रहा होता। दरअसल इस नल का पानी भी सूख चुका है, इसीलिए इस गांव से थोड़ी दूर एक सकरी नदी होकर बहती है। वो वहां पर जाती है, जहां पर कई औरतें बैठकर अपने कपड़े धो रही होती हैं, क्योंकि यहां से गांव तक पानी लेकर जाना काफी मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि इस गांव में कोई जवान मर्द या औरत नहीं है। हर कोई जाकर शहरों की चकाचौंध में इस कदर खो गया है कि वापस लौटा ही नहीं। वहां पर कुछ औरतें कहती हैं कि कुएं भी सूख चुके हैं, अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं दिखाई देती। वेस्ट के कई गांव खाली हो चुके हैं। अब शाम को सीसा वर्जीनियो से कहती है कि अब तो गांव के नल का भी पानी सूख चुका है। आज उसे पानी लेने दूर नदी पर जाना पड़ा। उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, लेकिन वर्जीनियो उसे अपने काम का बहाना देने लगता है। वो कहता है कि उसे हर दिन लामा को चराने ले जाना पड़ता है और वो पानी वाला काम सीसा पर ही छोड़ देता है। लेकिन अगली सुबह वो गांव पहुंच जाता है। वहां वो एक आदमी से मिलता है। ये दोनों पानी को लेकर परेशानी जताते हैं। वर्जीनियो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बारिश बहुत जल्द होगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उनका पोता क्लेवर शहर से लौट आता है, लेकिन आज भी उसके मॉम डैड साथ नहीं होते। दरअसल उसका रिश्ता अपने फादर के साथ कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन वो वर्जीनियो और सीसा से बहुत प्यार करता है। शाम को जब वर्जीनियो वापस आता है तो वो क्लेवर को यहाँ देखकर जरा भी खुश नहीं होता। दरअसल वो खुश तो बहुत होता है। वो उसे ये दिखाना चाहता है कि उसके बिना भी यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगली सुबह वो वर्जीनियो के साथ निकल जाता है। क्लेवर जब वर्जीनियो को खांसते हुए देखता है तो वो उसे पूछता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, लेकिन वर्जीनियो क्लेवर को भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम देख पाते हैं कि इन दोनों जनरेशन में कितना बड़ा गैप है। इनके कपड़ों से लेकर बोलचाल तक ये पूरी तरह से अलग होते हैं। क्लेवर अपना फोन निकालकर बैठ जाता है। वर्जीनियो उसे अपने थैले से सूखी हुई ब्रेड निकालकर खाने को देता है। ये देखकर क्लेवर को बहुत दुख होता है कि उसके दादाजी यहाँ इस वीराने में अपना पूरा दिन सूखी ब्रेड खाकर बिता देते हैं। उसे एहसास होता है कि शहरों में खाने के लिए तो हर चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। अब उसका ध्यान फोन से पूरी तरह भटक चुका है। वर्जीनिया उसे गीद के बारे में बताता है कि जब वो बूढ़ा होने लगे और उसे इस बात का एहसास हो जाए कि वो अब शिकार नहीं कर सकता, वो अब किसी काम का नहीं रहा, तो वो सबसे ऊपर वाली पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहां से नीचे चट्टान पर कूदकर खुद अपनी जान दे देता है। क्लेवर को कुछ समझ नहीं आता कि ना जाने उसके दादाजी उसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अब शाम को वो उन्हें शहर ले जाने की बात करता है, क्योंकि उसने देख लिया है कि यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वर्जीनियो भी काफी जिद्दी किस्म का आदमी होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह क्लेवर उससे पहले तैयार हो जाता है और अपने साथ 2 बाल्टी भी ले लेता है, जिसमें वो पानी ले आएगा। थोड़ी दूर पैदल चलने पर क्लेवर की सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन वर्जीनियो पर इस तेज धूप का कोई असर नहीं होता।
उसे इस तरह से देखकर वर्जीनियो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अब किसी तरह वो गांव पहुंचते हैं, जहां क्लेवर नल चलाता है लेकिन उससे पानी नहीं निकलता। ये बात वर्जीनियो को पहले से ही पता होती है, पर उसने उसे बताया नहीं होता। वो बस क्लेवर को ये एहसास दिलवाना चाहता था कि यहाँ हर दिन की जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी है। अब वहां से दोनों लामा को लेकर नदी पर निकल जाते हैं। वहां से लौटते वक्त एक लामा वहीं गिर पड़ता है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। वो उसे पानी भी पिलाते हैं, लेकिन वो वहीं दम तोड़ देता है। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो इसी तरह सभी लामा मर जाएंगे। यहाँ क्लेवर वर्जीनियो की सेहत को लेकर काफी टेंशन जताता है कि उसे एक बार अपनी जांच करवा लेनी चाहिए, और कहता है कि उसे ये बात सीसा को भी बता देनी चाहिए। लेकिन वर्जीनियो उसके लिए राजी नहीं होता। लेकिन उसे अक्सर इस बात का डर सताता रहता है कि उसके जाने के बाद सीसा अकेले ही रह जाएगी, पर वो अभी उसे सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता। अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर पहाड़ पर एक रिचुअल करने जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि ऐसा करने से जल्दी इस गांव में बारिश होगी और हर तरफ फिर से हरियाली छा जाएगी। सभी गांव वाले वादे करने लगते हैं कि पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हुई और लगता भी नहीं कि अब होगी। आसपास के सभी गांव खाली हो चुके हैं। उन्हें भी अब शहरों की तरफ जाना चाहिए। गांव में काफी लोग इस बात के सपोर्ट में होते हैं कि उन्हें शहर चले जाना चाहिए, लेकिन कुछ गिने चुने लोग अभी भी उम्मीद में हैं कि आज नहीं तो कल ये गांव फिर से एक बार जी उठेगा। दूसरे दिन क्लेवर सीसा को कहने लगता है कि वो उसके साथ शहर चले, लेकिन तभी वहां वर्जीनियो आ जाता है और उस बात को लेकर क्लेवर पर काफी गुस्सा होता है कि वो मरते दम तक शहर नहीं जाएगा। वो वहां जाकर किसी के टुकड़ों पर पलना नहीं चाहता। यहाँ उसके पास जो कुछ भी है वो सुकून है। दरअसल वर्जीनियो को लगता है कि क्लेवर के फादर ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन क्लेवर साफ कह देता है कि उसकी दोस्त के फादर के साथ बात भी नहीं होती। वो कहता है, मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे आप दोनों की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें यहाँ ये सब और झेलना पड़े। यहाँ पर बातों ही बातों में सीसा को एहसास तो हो जाता है कि वर्जीनियो जरूर उसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन सीसा के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता। अगले दिन सुबह सवेरे ही वर्जीनियो घर छोड़कर निकल जाता है। आज वो क्लेवर को भी अपने साथ नहीं ले जाता। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके कदम अचानक से लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। सभी लामा का झुंड यहाँ वहाँ चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो गई है, सूरज ढल चुका है। ये दोनों खाने पर वर्जीनियो का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटा। क्लेवर टॉर्च लेकर उसे आवाज देकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। दरअसल वो अभी भी बेहोश पड़ा होता है, उसे होश नहीं होता, लेकिन किसी तरह उसे होश आता है। लेकिन सारे लामा अब खो चुके हैं। अगली सुबह जब वो घर पर सोकर उठता है तो क्लेवर ने उसे बीमारी की कोई भी बात नहीं बताई होती। दरअसल वर्जीनियो ने पहले ही क्लेवर को अपनी पूरी सच्चाई बता दी होती है। उसने उसे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। इसलिए जब उसे होश आया तो उसे लगा कि क्लेवर ने उसकी वाइफ को सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन क्लेवर ने सीसा को उसकी बीमारी की कोई भी बात नहीं बताई होती। वो चाहता है कि ये बात वर्जीनियो खुद सीसा को बताए, लेकिन आखिरकार वो अपनी बीमारी के बारे में उसे बता देता है। वो कहता है कि मेरी बीमारी बहुत खतरनाक है, मेरी सांसें कब रुक जाएं कुछ पता नहीं। ये सुनकर वो रोने लगती है। वो कहती है कि इतने दिनों तक उसने इतनी बड़ी बीमारी को उसे छुपा कर रखा। क्लेवर बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद खांसते हुए वर्जीनियो फिर से लामा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ये देखकर क्लेवर की आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि वो कितना जिद्दी है, सुनने को भी तैयार नहीं कि उसे फिलहाल रेस्ट की जरूरत है। वो अपने दादा को इस हालत में देख नहीं पा रहा होता। दादी क्लेवर के साथ होती है, लेकिन वो भी वर्जीनियो के आगे मजबूर है। शायद उसकी जिद्दी होने की वजह यह है कि उसका इकलौता बेटा इतने सालों में उनसे एक बार भी मिलने नहीं आया। वो चलते चलते उस गांव पहुंच जाता है जहां के उजड़े घर साफ साफ बता रहे होते हैं कि यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा। सभी गांव वाले शहरों में रहने चले गए और सीसा ने जो बीज लगाए थे उनसे भी अब उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसे पता है कि बिना पानी के फसल कैसे उगेगी। अगले दिन क्लेवर और वर्जीनियो में काफी देर बहस होती रहती है। वो उसे कहता है कि आपको शहर चलकर इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे यहाँ कुछ हो गया तो सीसा अकेली रह जाएगी। लेकिन वर्जीनियो कहता है कि वो सीसा को भी अपने साथ ले जाएगा, वो यहाँ अकेली नहीं रहेगी। वो शुरुआत से ही शहर में रहने के खिलाफ है। वर्जीनियो उसे काफी खड़ी खोटी सुनाता है और उसे यहाँ से निकल जाने को कहता है। इस बात से क्लेवर अपना सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। क्लेवर के जाने से सीसा को बहुत दुख होता है। वो वर्जीनियो को बहुत कुछ सुनाती है। वो कहती है कि क्लेवर तो बस उनकी मदद करना चाहता है, इसमें उसका अपना कोई मतलब नहीं है। लेकिन वर्जीनियो कहता है कि वो भी बिल्कुल अपने फादर की तरह है, पर सीसू उसकी एक बात भी नहीं सुनती। वो उसे कल सुबह ही शहर जाकर उसे वापस लाने को कहती है, लेकिन वो एक नंबर का जिद्दी होता है। वो जाने को तैयार नहीं होता। लेकिन अब सीसा की भी जिद होती है कि उसे क्लेवर को वापस लाना ही होगा, और अब उसे ना चाहते हुए भी सीसा की बात माननी पड़ती है। अगले दिन वो शहर जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसमें क्लेवर एक डॉक्टर के साथ होता है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसे समझाता है कि उसे इलाज के लिए शहर जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी मौत शहर के हॉस्पिटल में हो। अब डॉक्टर के जाने के बाद वो खिड़की से सीसा और क्लेवर को बैठा हुआ देखता है।
दोनों क्लेवर के आने वाले बच्चे को लेकर काफी खुश होते हैं। ये बात वर्जीनियो को अब जाकर पता चलती है। अब आखिरकार वर्जीनियो की जिद टूट ही जाती है। उसे एहसास होता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। शायद 1-2 दिन में वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। और अब उसे इस बात का भी एहसास होता है कि उसके जाने के बाद सीसा शायद क्लेवर के साथ शहर चली जाएगी। वो अपने घर में रखा हुआ एक टीन का डब्बा उतारता है। उसमें उसकी एक जवानी वाली तस्वीर और 4 सोने के छोटे टुकड़े थे। शायद यही उसकी जिंदगी भर की कमाई है। वो क्लेवर को जाकर नींद से उठाता है और उसे बाहर ले जाता है। वो हमेशा क्लेवर से गुस्से में मिलता था, लेकिन आज पहली बार उसकी आंखों में क्लेवर के लिए प्यार दिख रहा होता है। क्लेवर को भी समझ में आ चुका है कि शायद अब उसका वक्त आ चुका है। अगले दिन क्लेवर लामा को ढूंढते हुए गांव में जाता है, जहां किसी ने उन्हें एक जगह इकट्ठा रखा था। जब वो उन्हें वापस लेकर आता है तो वर्जीनियो और सीसा काफी खुश होते हैं और अगले दिन सुबह होते ही वर्जीनियो की मौत हो जाती है। जब सीसा को पता चलता है कि वर्जीनियो की मौत हो चुकी है तो वो बहुत रोती है। क्लेवर भी पूरी तरह टूट जाता है। अब इसके बाद गांव के लोग बिल्कुल रिवाजों के साथ उसे आखिरी अलविदा कहते हैं। क्लेवर पहाड़ पर बैठकर डूबते हुए सूरज की तरफ देखकर अपने दादाजी को याद करने लगता है। उसकी आंखों में एक नमी सी छा जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अपनों का साथ कब छूट जाए पता ही नहीं चलता। अब क्लेवर घर वापस लौटकर सीसा को तैयार होने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब सीसा उसके साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि वर्जीनियो भी यही चाहता था। ये कहते हुए वो क्लेवर के गले लग जाती है। सीसा अपना सिला हुआ एक स्वेटर क्लेवर के होने वाले बच्चे के लिए उसे गिफ्ट देती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं क्लेवर को भी ये एहसास हो चुका है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन सीसा उसके साथ शहर नहीं जाएगी। लेकिन वो ये डिसाइड करता है कि वो सीसा से मिलने कभी कभी जरूर आया करेगा। उसी शाम हम देखते हैं कि बादल घिर जाते हैं। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, बिजली कड़कने लगती है। आखिरी सीन में हम सीसा को लामास को चराते हुए देखते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ऐसी फिल्म कोई देखता भी होगा। ऐसी सिंपल स्टोरीज भला किसको पसंद आती हैं, जिसमें इतना डीप मैसेज हो। ये भी कोई स्टोरी है जिसमें एक बूढ़ा आदमी अपने आखिरी दिनों पर है और उसका पोता सारी कोशिश कर रहा है उसे बचाने के लिए। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये एक ऐसा अटूट प्यार है जो हमें हर सीन में महसूस होता है। जिस गांव ने उनकी नस्लों को जिंदगी दी, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी हवा दी, बदले में एक पैसा भी नहीं लिया। आज जब इस गांव को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो लौटने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों की प्रोग्रामिंग ही कुछ इस तरह से की गई है कि उन्हें शहरों के मुकाबले गांव को पिछड़ा और गरीब दिखाया गया है। हालांकि हकीकत ये होती है कि हम बिलोंग भी वहीं से करते हैं। ये काफी पुरानी साजिश है गांव से लोगों को शहरों से इकट्ठा करने की। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।